हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के टेस्ट फर्स्ट के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को। चैप्टर में आपको अगेन पूरा चैप्टर ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स का है। कमांड रहेगी तो एकदम सब क्वेश्चंस बनेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट्स को एकदम फोकस में रखना है, उसी के आसपास क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे डिस्कशन में यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन पूछता है 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ड्यू टू। बहुत सिंपल पॉइंट से क्वेश्चन ने शुरुआत की है कि ये किसके कारण आ रहा है। ऑप्शन दे रहा है डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बोथ 1 और 2। अब यहां पर आप अप्लाई करके देखो कि जब ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो लॉजिक ही बाहर हो गया, ये तो बाहर हो गया, क्योंकि इसके लिए तो आपको कम से कम दो अलग अलग कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। झगड़ा बचा यहां पर डोमिनेंस और सेग्रीगेशन के बीच में। क्रॉस अप्लाई करके देख लो आप। क्रॉस अप्लाई करने पर आपको क्या बताता है कि आपने ये पेरेंट्स को क्रॉस किया, पेरेंट प्लांट्स को क्रॉस किया, और ये आपके पास F1 जनरेशन आ गई जिसमें आप सभी पहचानते हैं कि ये हेट्रोजाइगस आ गया। आपसे क्वेश्चन कहां किया गया है? F2 का। F2 जनरेशन में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो आ रहा है क्या कि यहां पर ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है और ये रिसेसिव फिनोटाइप है। अब ये आप कहते हैं कि ये 3:1 रेशियो आ गया। आप क्वेश्चन पे जाना है जरा, क्या कहता है कि ये 3:1 रेशियो आने का क्या कारण है। एक बात तो क्लियर है कि F2 जनरेशन में ये जो ड्वार्फ प्लांट आ रहे हैं, ये ड्वार्फ प्लांट तभी आएंगे जब स्मॉल टी सेग्रीगेट्स फ्रॉम कैपिटल टी। तो इसका मतलब सेग्रीगेशन तो पक्का आएगा ही आएगा। बच्चे का मेन डाउट सेग्रीगेशन होता भी नहीं है। बच्चे का डाउट क्या आता है, सर क्या इसमें, यह बहुत कॉमन डाउट है बच्चे का, सर क्या इसमें डोमिनेंस भी आएगा? अगर बोथ ऑप्शन आ जाए तो यही करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 आ रहा है, क्या इस 3 में दो हेट्रोजाइगस है कि नहीं है? ये जो दो हेट्रोजाइगस है इसके बावजूद भी ये इस 3 का हिस्सा है, डोमिनेंट फिनोटाइप का हिस्सा है। इसका कारण कौन है? कैपिटल टी स्मॉल टी अपीयरिंग एज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी अपीयरिंग एज टॉल। कौन, क्या कारण है? डोमिनेंस। इसका मतलब ये दोनों ही करेक्ट है। तो अकेला आंसर सेग्रीगेशन नहीं है, आंसर मिलाकर है, सेग्रीगेशन एज वेल एज डोमिनेंस। ये एक ही पॉइंट था जो कन्वे करने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर लिया है। ध्यान से पहचान लेंगे, फिर आगे चलूंगा। फिर यहां पर हमारे डिस्कशन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया जिसमें आपसे जो क्वेरी आगे रेज की गई है, क्वेश्चन पूछता है मेंडल वाज नॉट एबल टू डिस्कवर लिंकेज बिकॉज। अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। पहले जीन्स फॉर कैरेक्टर्स ही स्टडीड आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। 7 पेयर लिए उन्होंने अलग अलग ट्रेट्स के, उनको स्टडी किया, लेकिन क्या उनके द्वारा स्टडी की गई हर कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं? ना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये गलत है, ये सही पॉइंट नहीं है। दिखने से तो ऐसा लगता है हाँ जी अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे, इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रहा था, लिंकेज नहीं आया। क्यों लिंकेज ऑब्जर्व नहीं कर पाए? पर यह सच्चाई नहीं है। जो सच्चाई है वो आगे आपको दिखेगी। अप्लाई करेंगे जरा। फिर कहता है जीन्स फॉर कैरेक्टर्स ही स्टडीड आइदर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। या तो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, या अगर जो भी डाइहाइब्रिड क्रॉस के कॉम्बिनेशन उन्होंने स्टडी किए उसमें गैमीट बनते समय लगभग 50% रिकॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, तो या तो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हो या क्रॉसिंग ओवर से 50% रिकॉम्बिनेशन आ जाए गैमीट फॉर्मेशन में, तो वो रिजल्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जैसा ही दिखाएगा। तो ये करेक्ट हो सकता है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। एक ऑप्शन दिया पी इज नॉट सुटेबल फॉर स्टडिंग लिंकेज। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जीन अगर सेम क्रोमोसोम पर होंगे, पास पास होंगे, तो लिंकेज आ जाएगी, क्या दिक्कत है? हाँ, मेंडल को नहीं दिखा, उनके कॉम्बिनेशन में नहीं दिखा, कोई बात नहीं है। फिर ऑल ऑफ द अबव ना, लालच में नहीं आना है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर बनता है
वो करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर 2। जो कॉम्बिनेशंस मेंडल ने लिए उन कॉम्बिनेशंस में या तो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है या फिर उनके अंदर गैमिट फॉर्मेशन के समय 50% रिकॉम्बिनेंट्स वहां पर फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जैसा ही दिख रहा है। मेंडल को लिंकेज ऑब्जर्व नहीं हुई। आई रिपीट, आइदर जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स और दे आर डिस्टेंट अपार्ट, दूर दूर है, ऑन सेम क्रोमोसोम, जो भी कॉम्बिनेशन उन्होंने लिए। फिर यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कशन में आ गया, जिसमें आपसे जो क्वेरी रेज की गई है वो क्वेरी आती है इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर के मामले में क्या हो रहा है? वैलिन एट 6 पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड। ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपको। GAG mRNA कोडोन इज चेंज टू GUG। देयर इज चेंज इन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है, जरा सा भी चूक गए तो मीनिंग कुछ और आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी यहां पर प्लेस करूंगा। अब आपको देखना है कि जजमेंट लेना है कि क्या आपको ये सारी बातें ठीक लग रही हैं। जजमेंट लेकर देखते हैं, जरा NCERT का डायग्राम लेते हैं। ये NCERT का डायग्राम जो NCERT ने पेज नंबर 90 पर आपको दिया है। NCERT ने पेज नंबर 90 पर आपको दिया है। ये नॉर्मल RBC, उसके हीमोग्लोबिन जीन का ये स्टेटस, सिकल सेल म्यूटेशन वाले केस में सिकल सेल म्यूटेशन हो गई तो उसका ये स्टेटस। तो यहां पर आप देखो जरा, mRNA नॉर्मल में क्या था? GAG। इससे कौन सा अमाइनो एसिड कोड हो रहा है 6ठी पोजीशन पर? ग्लूटामिक एसिड। और म्यूटेशन होने के बाद बदलाव हुआ, DNA में बदलाव हुआ, ये था DNA CTC। ये टेम्पलेट है, ये भी पूछ सकता है कि टेम्पलेट वाला DNA बताओ। ये टेम्पलेट वाला DNA है जिससे mRNA कोड हुआ है, और यहां म्यूटेशन से CTC के बजाय ये म्यूटेशन आ गई। इस म्यूटेशन के कारण यहां पर यह बदलाव हुआ, GUG आ गया और वैलिन आ गया। इसका मतलब वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड नहीं, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड आ गया 6ठी पोजीशन पर। यह जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ये जो अमाइनो एसिड है, ये एक पोलर अमाइनो एसिड है, वाटर अट्रैक्टिंग है। जो वैलिन है ये एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। यह बोलना क्यों जरूरी है? पोलर अमाइनो एसिड की जगह नॉन पोलर अमाइनो एसिड आ गया, तो इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यह हुआ कि इससे प्रोटीन की फोल्डिंग डिस्टर्ब हो गई। प्रोटीन की फोल्डिंग डिस्टर्ब हुई तो आरबीसी की शेप चेंज हो गई। आरबीसी की शेप चेंज हो गई तो उससे उसकी ब्लड वेसल्स में मूवमेंट अफेक्ट हुई, साथ में आरबीसी की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। ये पूरी कहानी। अब आप अप्लाई करके देखो जरा इसको अपने ऑप्शंस पर। ये जो ऑप्शंस की कहानी यहां पर आप देख रहे हैं, इन ऑप्शंस में आपको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट मिलेगा केवल क्या? ये वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। GAG की जगह GUG आ गया, ये सही है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हुआ है या हीमोग्लोबिन की फोल्डिंग और शेप चेंज हुई है? फोल्डिंग और शेप चेंज हुई है, अमाउंट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ओनली 2। केवल सेकंड ही करेक्ट आंसर है यहां पर, ऑल आंसर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कशन में, इस क्वेश्चन में ये एक पेडिग्री आपको दी गई है। अब आपको पहचानना है। पेडिग्री में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। भाई दिमाग बेसिकली खोल के लगाना है, ऐसे आप उसको पूरी पेडिग्री को एनालाइज किए बगैर किसी एक जगह से छलांग लगा के सोचेंगे आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ये आपको ऑप्शंस दे दिए अलग अलग: एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब आप देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मदर है वो अफेक्टेड है और फादर नॉर्मल है। ये जो फादर नॉर्मल है
इसका स्टेटस देखो आप, फादर नॉर्मल है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर अफेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि डॉटर को तो एक एक्स फादर से जाएगा और एक मदर से जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो हो नहीं सकता। फिर बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको तुरंत आंसर देखना चाहिए। आप देखो जरा, मदर अफेक्टेड, सन, डॉटर, सन, ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड। फादर अफेक्टेड, कोई चिल्ड्रन अफेक्ट नहीं हुआ। मदर अफेक्टेड, बोथ चिल्ड्रन अफेक्टेड। फादर अफेक्टेड, कोई चिल्ड्रन अफेक्टेड नहीं। बिना किसी डाउट के ये एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है। मतलब यदि मदर अफेक्टेड है, क्योंकि एग के माध्यम से साइटोप्लाज्मिक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो आगे जनरेशन में जाता है वो किसका है? मदर का। तो इस साइटोप्लाज्म के माध्यम से जा रहा है। ये एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की पेडिग्री है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर यहां पर दिया है। अब आप कहेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में इसको आप किसी तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करें। पेडिग्री में यह भी एक बड़ा पॉइंट होता है, प्रोबेबिलिटी देखनी होती है किसके लिए क्लियर आ रहा है। मदर अफेक्टेड, ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड, चिल्ड्रन नेवर अफेक्टेड। तो इसका मतलब छलांग लगा के इसको ऑटोसोमल रिसेसिव पर नहीं जाना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर ये फादर कैरियर होगा। अरे तो भैया तीनों बच्चों में मदर की जो एलील जा रही है और फादर कैरियर होगा, तो फादर की रिसेसिव एलील ही जा रही है क्या हमेशा? फिर यहां कहोगे सर फादर कैरियर होगा, तो भाई ऐसे थोड़ी है, हर एक केस में फादर की रिसेसिव एलील ही जाती रहेगी। इट मींस ये बेटर आंसर नहीं है, और डोमिनेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इस केस में ये आपका आंसर आ गया करेक्ट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, पेडिग्री का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कशन में आता है, जिसमें अगेन एनसीईआरटी का जो पॉइंट है उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन किया गया। हेट्रोजाइगस प्लांट्स ऑफ गार्डन पी वर सेल्फ पोलिनेटेड इन प्रोजेनी, 750 सीड्स वर plants were obtained. How many plants in the progeny will have intermediate size? संभल के क्या पूछा है? इंटरमीडिएट साइज। क्या पूछा है? इंटरमीडिएट साइज पूछा है। इसका मतलब यह डिस्कशन सीड की शेप के बारे में नहीं है, स्टार्च ग्रेन के साइज के बारे में है। स्टार्च ग्रेन के साइज के बारे में आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो स्टार्च ग्रेन के साइज वाला केस है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में अगर आप क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में ये ऑल राउंड तो आएगा, लेकिन इसके जो स्टार्च ग्रेन्स हैं उनका जो साइज है वो इंटरमीडिएट आएगा। मींस शेप के मामले में तो एकदम डोमिनेंस है, एक भी कैपिटल आर है तो सीड राउंड है, रिंकल्ड नहीं हुआ। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस हो गया तो स्टार्च ग्रेन साइज ना तो लार्ज है ना स्मॉल है, कैसे आ रहे हैं? इंटरमीडिएट। इट मींस स्टार्च ग्रेन के मामले में ये सेम जीन, ध्यान रहे, सेम जीन दो रोल प्ले कर रहा है। एक सीड की शेप को अफेक्ट कर रहा है, दूसरा सेम जीन स्टार्च ग्रेन के साइज को अफेक्ट कर रहा है। एक मामले में वो डोमिनेंस शो कर रहा है और एक मामले वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, जो मैंने ऊपर मेंशन किया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। अब आपने इसका F2 बना दिया, ये स्टेटस F2 का। अब आपसे कह रहा है 750 सीड राउंड सीड प्लांट्स, तो इसका मतलब जो यहां पर आप देख रहे हैं 750 ये है, ये 750 है। अगर ये 750 है तो 3:1 के हिसाब से ये 250 आ गए। अब आपसे कह रहा है कि इस 750 में से इंटरमीडिएट साइज वाले बताओ, तो भैया एकदम आसान है, ये 250 है तो ये भी 250 होंगे, 1/4 1/4। तो बचे कितने बीच में? ये बचे बीच में। और ये कितने बचते हैं? ये बचते हैं आपके
800, सिंपल आंसर आ गया। इस प्रकार से चलेगा। किस बात का ध्यान रखना है, एक मामले में वही जीन डोमिनेंस दिखा रहा है और एक मामले में वही जीन इनकंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। तो स्टार्च ग्रेन के मामले में ये दोनों इंटरमीडिएट, लार्ज स्टार्च ग्रेन, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, स्मॉल स्टार्च ग्रेन, ऐसे है। राउंड सीड, इट मींस लार्ज स्टार्च ग्रेन वाले भी राउंड, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन वाले भी राउंड, स्मॉल स्टार्च ग्रेन वाले रिंकल्ड। ये मैटर है जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है। अगर आप टर्म लगाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा प्लियोट्रोपी का मामला भी है इसमें, बिल्कुल है जी, पर वो मेरे इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, फिर वो मैटर अलग हो जाता है, वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। फिर यहां पर आपका आगे डिस्कशन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी एंड दैट ऑफ डॉटर इज ए बी, द जीनोटाइप ऑफ मदर कुड बी। मदर का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। तो बी ब्लड ग्रुप के क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं? आप लिखते हैं या तो आई बी होगा, या फिर IBIO होगा, या स्मॉल आई होगा। मदर का आपसे पूछा है एंड दैट ऑफ डॉटर इज AB, डॉटर का ब्लड ग्रुप AB है। इसका मतलब यहां जो जीनोटाइप है वो डेफिनेटली IA IB है। बहुत संभल के चलना है, ये क्वेश्चन शातिर सवाल है। अब क्या फादर से IB आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में IA कहां से आया होगा? क्या फादर में IA देने की एबिलिटी है? कोई नहीं है। तो इसका मतलब मदर में पक्का IA तो डेफिनेट होगा, क्योंकि A तो मदर से ही आया है। दूसरा केस जो यहां पर है, इसका मतलब मदर IA हो सकती है। इसके अतिरिक्त मदर में एक तो IA पक्का होगा, क्या दूसरा B हो सकता है? पक्का। मदर में IA IB रहा हो, उसमें से A डॉटर में चला गया हो और B फादर से आ गया हो, ये हो सकता है। मदर में एक तो IA पक्का होगा, दूसरा स्मॉल या IO हो सकता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब A के साथ जितने कॉम्बिनेशन है, देखो क्वेश्चन कैसे होगा याद, A के साथ A के साथ B, A के साथ IO या स्मॉल I, सारे कॉम्बिनेशन लगा दिए मदर पे, आंसर बन गया। उधर से फिक्स मान लिया B वहां से पक्का आएगा, क्योंकि अगर यहां पर उधर से आप लगाएंगे कि ये B यहां से आ रहा है, अगर यहां से स्मॉल I आ जाए सपोज, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये A भी नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में इसका A भी होना पॉसिबल नहीं है। तो डॉटर AB तभी आएगी जब इधर से B पक्का आएगा। इट मींस आपका जो आंसर बन गया इसमें, वो आंसर बन गया ये आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी, ध्यान से देख लेंगे। ब्लड ग्रुप खूब समझने के बाद भी बच्चे इसमें गड़बड़ झाला करते रहते हैं। कलम चलाए बगैर नहीं बनेगा, कलम जरूर चलानी है, कलम चलाए बगैर नहीं बनेगा। जो बच्चा एकदम होशियार है, समझदार है, वो देखते ही कर भी लेता है, लेकिन कलम नहीं चलाओगे तो एक्चुअल एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां पर वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है।